हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स का मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन और न्यूक्लियर बॉम्ब एंड रिएक्टर का एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इस पार्ट में कि कभी भी आप इसका क्वेश्चन सुनोगे कि इसमें ये आने वाला है, इसमें ये आने वाला है, तो आपको अंदर से ये लग जाएगा कि मैं तो इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करके ही आऊँगा। तो वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बीच बीच में मैं सारा थ्योरी भी आपको बताऊंगा और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये ऑब्वियसली टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में भी इंक्लूडेड है और वन शॉट भी आप मान सकते हो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पहला वाला पार्ट है उसका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, आप हेडिंग डाल लो। अब देखो, मास डिफेक्ट को अगर समझना है ना तो एक सिंपल सा मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में ना एक दो तीन चार पांच, ये जो ग्रीन वाला है ये न्यूट्रॉन्स मान लो। तो यहाँ पे अपने पास कितना न्यूट्रॉन्स है? 5 न्यूट्रॉन्स दिख रहा है, 5 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और येलो वाला जो है उसको प्रोटॉन्स मान लो, 4 प्रोटॉन्स। तो आप सिंपल सा ऐसा इमेजिन करो कि यार ये लोग जब एटमॉस्फेयर में था ना, ये पांचों, 5 और 4, एटमॉस्फेयर में कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो दे हैव डिसाइडेड कि यार क्यों ना हम एक न्यूक्लियस बन के अपने आप को स्टेबल कर लें। तो क्या हुआ, ये पांचों न्यूट्रॉन और चारों प्रोटॉन मिल के सामने आया और क्या बन गया? एक न्यूक्लियस। ये तो इसका जो मास होना चाहिए, अब एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो कि यार ये सब ना जुड़ गया आपस में। लॉ ऑफ नेचर से क्या हुआ कि यार ये अभी जो इनका कंडीशन है और जुड़ने के बाद जो कंडीशन होगा तो जुड़ने वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपने आप क्या हुआ, ये लोग जुड़ गया। तो मास तो बराबर होना चाहिए ना। मतलब अगर मैं इसका मास निकालूं, इसमें कितना है? 5 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो इसका मास तो वही आना चाहिए ना जो इंडिविजुअल 5 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन का था। लेकिन हुआ क्या कि जब वो जुड़ के एक स्टेबल न्यूक्लियस बना तो इसका मास कम आ गया। अब यहीं पे यार क्या, अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को बस जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से मास तो सेम होगा, मास तो कंजर्वेटिव रहता है। तो यहीं पे जो टर्म आएगा ना वो मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि सपोज ये जो अपने पास न्यूक्लियस है एक्स, इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स कितना है? 9, और प्रोटॉन्स कितना है? 4। ठीक है, तो व्हाट शुड आई राइट? द मास ऑफ इंडिविजुअल, जैसे 5 न्यूट्रॉन तो 5 मास ऑफ न्यूट्रॉन। एम एन क्या है? एक न्यूट्रॉन का मास इंटू 5, तो 5 का हो जाएगा प्लस 4 इंटू एमपी। एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 4। तो ये टोटल किसका मास हो गया? इधर का। और इधर का जो मास है ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, एक्स न्यूक्लियस है, तो इट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। लेकिन क्या हुआ कि जब वो स्टेबल हुआ ना तो उसका मास थोड़ा सा कम हुआ एज कंपेयर टू दिस, उसी को हम लोग बोले मास डिफेक्ट। तो दैट इज नोन एज डेल्टा एम। यहां से जब डेल्टा एम लिखेंगे ना तो डेल्टा एम में आपको क्या रखना है कि जो न्यूक्लियस बना, मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसका मास हमेशा कम होगा। तो इंडिविजुअल का ऐड करो माइनस न्यूक्लियस, तो कितने का डिफरेंस जो है ना उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 mass of neutron plus 4 mass of proton minus the mass of this nucleus। ठीक है, जैसे मान लो इधर टोटल 10 ग्राम का है और इधर आ गया 9.99 ग्राम, तो कितने का अंतर आया? तो 0.01 ग्राम। तो दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज द डिफरेंस। आप लिखो, डेफिनेशन लिखो, जस्ट मिनट। हाँ, डेफिनेशन आप लिखो, इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एंड द स्टेबल न्यूक्लियस। यही डेल्टा एम जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। तो आखिर बाइंडिंग एनर्जी फिर क्या हुआ पता है? देखो, कोई भी चीज अगर स्टेबल होता है तो उसका एनर्जी कम होता है। और एनर्जी कम होता है मतलब वो अपने आप से एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा। जैसे इसको मैं यहाँ से छोड़ू तो ये नीचे जा रहा है ना, तो स्टेबल होते जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है। ठीक है, एनर्जी अपना ये कम करते जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होना, जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो एक सिंपल स्टोरी याद रखो कि इनको अब अपना एनर्जी कम करना है।
तो एनर्जी कम करना है तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे। अब वो एनर्जी रिलीज करेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो आपस में सब डिसाइड किया, 9 प्रोटॉन और न्यूक्लियन, कि यार थोड़ा थोड़ा मास अपना सब कोई कम करो, मतलब 0.001 ग्राम सब कंट्रीब्यूट करके एक छोटा सा डेल्टा एम बनाते हैं। तो सब अपने में से थोड़ा थोड़ा मास को कम किया, और वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर, याद है आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेलेंस, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो होगा ना, वही वहां से एनर्जी रिलीज होता है। बात यही तो है ना कि ये डेल्टा एम आखिर गया कहाँ जो डिक्रीज हुआ, तो वो एनर्जी के फॉर्म में इस रिएक्शन से बाहर आ जाता है, और उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जब वो बाइंड हुआ, जब वो एक बना, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। द एनर्जी रिलीज्ड हियर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और ये कितने के बराबर होगा, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये जो मास डिफेक्ट आया ना, इसी का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का एक और डेफिनेशन मैं अभी बताऊंगा, तब तक हम लोग ना इसको ट्राई करते हैं, मतलब आपको इसको लिखना है। ये तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताया, अब जनरल टर्म में जो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है एज इट इज आप इसको बनाना, जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस बना ना, मतलब कंबाइन होने के बाद ये न्यूक्लियस बना, तो आप इसको पहचानो तो इसमें कितना न्यूट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। तो ये Z जो है ये किसको दिखाता है, प्रोटॉन को, और A माइनस जेड किसको दिखाता है, न्यूट्रॉन को। इतना बेसिक आइडिया तो होगा एक न्यूक्लियस वाले पार्ट का, कि जो A माइनस जेड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, वो न्यूट्रॉन का नंबर बताता है, और एटॉमिक नंबर किसका बताता है, प्रोटॉन्स का। तो अगर ये इंडिविजुअल में भी है तो नंबर तो सेम था, तो व्हाट वी कैन राइट दैट वी हैव A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इतना अपने पास न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स है Z, Z प्रोटॉन्स वी हैव। अब सेम करते हैं, एक प्रोटॉन का मास मान लो mp, एक न्यूट्रॉन का मास मान लो mn, तो ये क्या बनेगा, तो टोटल मास इसका बन जाएगा a माइनस जेड इंटू mn। देखो एक न्यूट्रॉन का mn, और कितना न्यूट्रॉन है a माइनस जेड, प्लस z इंटू mp, एक प्रोटॉन का मास mp और z प्रोटॉन, तो यही तो इसका टोटल मास हुआ। और इसका मास क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ दिस न्यूक्लियस x z a। अब इसका अगर मैं आपको मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम लिखने बोलूं, तो आप कितना लिखोगे, तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ये माइनस ये, तो a माइनस जेड इंटू एम एन प्लस z इंटू एम पी एंड माइनस m ऑफ x z a। so this is known as mass defect। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ से एनर्जी जो रिलीज होगा इसके बनने में, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का एक दूसरा डेफिनेशन भी है। पहला डेफिनेशन पहले आप इसको लिख लो पूरा, ठीक है। अब लिखो नीचे में बाइंडिंग एनर्जी, तो उसका पहला डेफिनेशन आप लिखो कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when all the separated nucleons combine to form a stable nucleus। जब अलग अलग न्यूक्लियॉन्स मिलके स्टेबल न्यूक्लियन बनाएगा, स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, द एनर्जी रिलीज व्हेन सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, अगर मान लो आपको इस न्यूक्लियस को, अब जो ये बना है, इसको ब्रेक करके तोड़ना है, मतलब आपके पास एक न्यूक्लियस है, मैं बोला कि यार सारा न्यूक्लियॉन्स को इसको अलग अलग करो, तो ये स्टेबल चीज को आप ब्रेक कर रहे हो ना, तो स्टेबल चीज को जब ब्रेक करेंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो पता है आपको, अगर इसको तोड़ तोड़ के सबको अलग करना है ना, तो उस टाइम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना, इस न्यूक्लियस को अगर सेम एनर्जी हम प्रोवाइड कर दिए बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, तो ये धीरे धीरे सेपरेट होके वापस से इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स बन जाएगा। तो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर हुआ कि मास डिफेक्ट किसको बोलते हैं और बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का सेकंड डेफिनेशन लिख लो कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्टेबल न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। तो बोथ आर द डेफिनेशन, अगर एग्जाम में आए तो आप पहला भी लिखो और करके फिर दूसरा भी लिखो। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं।
अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, देखो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि डेल्टा एम जो आता है ना वो एएमयू में आता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एएमयू इंटू सी, सी जो है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर बार बार करोगे ना, उससे अच्छा आप ये याद रखो कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। मतलब जो डेल्टा एम आया ना, उसको अगर आप एएमयू में रखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगा लेना है, ये है इन एएमयू। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या लगाना है कि जो भी डेल्टा एम का वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, तो उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और ये 931.5 क्या है, एक एएमयू को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है, तो डेल्टा एम को करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, यही बेसिक है। अभी क्वेश्चन जो बनाएंगे सब में यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो देखो, अपने पास एक न्यूक्लियस ए है, एक न्यूक्लियस बी है। ठीक है, और ए का बाइंडिंग एनर्जी है 150, बी का बाइंडिंग एनर्जी है 120, और इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर देखो 8 7 है, और इसमें 6 और 4 है। बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब आप इसको फर्स्ट टाइम जब देखोगे ना तो आपको लगेगा बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है 150। तो 150 अगर ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तभी तो इसको तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लग रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ध्यान से देखो कि 150 आप दोगे ना तो आप कितने न्यूक्लियॉन्स को अलग कर पाओगे, इसके अंदर कितना है, तो इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन, मतलब 15 न्यूक्लियॉन्स है। और यहाँ पे क्या है 120, और 120 देने में मैं कितने को अलग कर पा रहा हूं, तो 10 को। तो आपको पता है क्या सोचना है कि आप एक न्यूक्लियॉन को अलग करने में कितना बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी का खर्च कर रहे हो। मतलब ये ऐसा हो गया कि आप इमेजिन करो कि यार एक पिकनिक, एक ग्रुप जा रहा है, उनका बजट है 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज बजट है और उसमें है 100 पीपल। तो 100 पीपल, अब बजट आपने देखा 10,000 एंड द नंबर ऑफ पीपल इज 100, वो एक पिकनिक पे जा रहा है। दूसरे साइड है एक ग्रुप जिसमें 5,000 उनके पास है एंड दे हैव ओनली 4 पीपल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि किनका पिकनिक ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको ये बजट नहीं देखना है। 10,000 आप देखोगे इसका ज्यादा है, लेकिन यार इसमें नंबर ऑफ पीपल भी तो ज्यादा है। तो आप क्या निकालोगे कि पर पीपल कितना, मतलब एक इंसान पे मैं कितना रुपए लेके चल रहा हूँ। तो अगर 10,000 रुपए मैं 100 पीपल पे लेके चल रहा हूँ तो एक पे कितना आया 100। इसमें मतलब एक इंसान पे 100 रुपए का खर्च हो सकता है। और इधर कौन सा ग्रुप था, 5,000 का बजट था लेकिन 4 ही इंसान था, तो एक इंसान पे कितना आया 1,250। तो दोनों में से किसका पिकनिक ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा राइड्स करेंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे, तो दिस 4 पीपल। तो आपको सिर्फ बजट वाला पार्ट नहीं देखना है आपको देखना है कि एक इंसान पे कितना रुपीज आया, दैट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी, और कि कौन ज्यादा अच्छे से एंजॉय करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी वही देखो कि ये नहीं देखना है कि 150 और 120 देख रहे हैं। एक न्यूक्लियॉन को, मतलब मैं आपको बोलूं कि इस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को निकालो और इस न्यूक्लियस से एक को निकालो, तो जिसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे और अच्छे से इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे स्कूल्स में अपना ग्रुप बनता है। ठीक है, तो किसी का एक फ्रेंड सर्कल है 5 लोग का, किसी और का फ्रेंड सर्कल है, तो मैं बोलूंगा कि यार जाओ इस ग्रुप से ना, मतलब फ्रेंड सर्कल से लड़ाई करवाओ और एक दोस्त को इस ग्रुप से बाहर निकालो। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ भेजा गया, इस ग्रुप में भी लड़ाई करवा के एक को, सिर्फ एक को बाहर निकालना, मतलब भड़का उड़का कि यार इन लोग अच्छा नहीं ये वो करके, और इसमें भी एक को बाहर निकालना। अब आप गए इस ग्रुप में से उस एक को बाहर निकालने में आपको लगा 3 दिन, और आपने जाने खूब बहाना बना ये वो करके, और ये जो ग्रुप था उसमें आपको लगा 5 मिनट, तो वो एक इंसान बाहर आ गया। इसका मतलब किसका ग्रुपिंग ज्यादा स्ट्रांग था, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। तो जो स्टेबिलिटी होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि एक को जब बाहर निकाल रहे हैं तो हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जो अब एक आपका एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि यार ए के केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो हम दिए, तो वो कितना दिए, तो हम 150 दिए हैं, लेकिन कितने न्यूक्लियॉन को, 15 को। तो एक को निकालने में हम कितना दिए, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे क्या है, ये है ए का,
बी का अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो बी का है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 120। तो हम दिए हैं टोटल, लेकिन कितने को निकालने के लिए, 10 को, तो ये कितना आ जाएगा 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जो जिसका बीई एन ज्यादा है, तो बी एन किसका ज्यादा है, बी का, देयरफॉर बी इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे लिख लेंगे एज, अब इसको ना बीई एन लिखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बी इज ग्रेटर देन BEN of A, ठीक है, therefore B is more stable nucleus, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में आते हैं जरा। इसमें देखो आपको मास डिफेक्ट निकालना है, डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे निकालना है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे बात हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि उसका एटम का मास दे रखा है, ये जो है ये एटम का मास दे रखा है। इसका मतलब इसमें जो बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, उसका मास भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन हम लोग जब मास डिफेक्ट का पढ़ाई की तो हम सिर्फ न्यूक्लियस का बात कर लेते हैं। तो इसके न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ऐसा करके ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन O816, इस एटम का जो मास दे रखा है ना वो अपने को पता है, इतना दिया हुआ है। तो एटम का अगर पूरा मास दे रखा है और मैं आपको बोलूं कि यार न्यूक्लियस का तुम निकालो, तो एटम में एक्स्ट्रा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो रहता है ना जो आसपास घूमते रहता है। तो इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे कि इस एटम का मास में से अगर इस 8 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दें, तो यार बचा हुआ न्यूक्लियस का आ जाएगा। तो वैसे हम लोग न्यूक्लियस का मास निकालेंगे। और एमपी मतलब प्रोटॉन का दे रखा है, एमएन मतलब न्यूट्रॉन का, तो इसका मास डिफेक्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले ना मैं मास ऑफ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का मास निकालता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है तो कैसे निकलेगा, तो ये एटम का मास है तो कितना है 15.99493 माइनस क्या कर दूं, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0.00055। तो ये हम लोग को किसका मास आ जाएगा, न्यूक्लियस का। तो ये जो नंबर है वो मैं बस यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये आएगा 15.99053 AMU, ये इतने के बराबर आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। अब देखो, अब अपने को मास डिफेक्ट निकालना है, तो ऑक्सीजन ये जो न्यूक्लियस बना होगा, ये अंदर वाला जो न्यूक्लियस बना होगा, ये इसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा, तो 8 प्रोटॉन है प्लस 8 न्यूट्रॉन है, और ये मिलके ये न्यूक्लियस बन गया। तो सोचो तो डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या आप डेल्टा एम यहाँ पे लिख सकते हो, डेल्टा एम क्या हो जाएगा 8 MP। मैं आपको क्या बोला इंडिविजुअल का पहले, प्लस 8 न्यूट्रॉन, ये इंडिविजुअल हुआ होगा, माइनस ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मास में निकाल लिया। न्यूक्लियस का कैसे निकाला, एटम का माइनस इलेक्ट्रॉन्स का, तो न्यूक्लियस का जो आ जाएगा मास ऑफ O816, ठीक है। तो आप जरा इसको पुट करो यहाँ 8 मल्टीप्लाई करके, तो 8 इंटू MP जो है वो कितना है 1.00727, ठीक है, प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन कितना है 1.00866, ठीक है, एंड माइनस इसका जो मास है वो कितना आया 15.99053, ठीक है। तो डेल्टा एम अगर आप यहाँ से निकालोगे, तो मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये कितना है, ये है 0.13691 AMU। दिस इज द डेल्टा एम, ये मास डिफेक्ट आया। अब मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी कैसे जाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एम इंटू 931.5, यह आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा एम आया है 0.13691 इंटू 931.5, तो ये जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 127.53166 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा, ये भी निकालने अपने को बोला है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकाले, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियन। तो ऑक्सीजन के पास टोटल न्यूक्लियन कितना है, यही 16 जो है 16, क्योंकि 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 16 से डिवाइड करना होगा। तो 127.53166 को आप 16 से डिवाइड कर दो। देखो थोड़ा सा नंबर में भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं ये क्लास में करवाया था तो एक स्टूडेंट जो बताया था वही मेरे पास है। 7.96875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द 3 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। डेल्टा मास डिफेक्ट ये रहा, बाइंडिंग एनर्जी ये रहा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये रहा। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिला कि कभी भी एटॉमिक मास अगर दिया रहे तो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, आप पहले न्यूक्लियस का मास निकाल लेना बाई सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म अ 6C612 न्यूक्लियस। द एटॉमिक, ये न्यूक्लियस डायरेक्टली ये दिया होता है, एटॉमिक मास ऑफ इतना ये दे रखा है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब ये जो मास है ना, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस का दिया हुआ है, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अपने को कितना अल्फा पार्टिकल मिलके बनने वाला है, जस्ट अ मिनट। तो अपने पास कितना अल्फा पार्टिकल है, तो 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3He24। ठीक है, 3 ऐसा मिला और क्या बनाया अपना C612 एटम और प्लस सम एनर्जी। तो ये एनर्जी अब क्या होगा, फिर से देखो, अब यहाँ पे ना सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स नहीं है, यहाँ पे 3 हीलियम का मास हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस, और माइनस द मास ऑफ दिस, वो अपना डेल्टा एम का काम करेगा। ठीक है, जो जिससे बन रहा है, जैसे 3 न्यूक्लियस अलग अलग था अल्फा पार्टिकल, ये तीनों सोचा कि यार कंबाइन होकर हम लोग C6 बन जाता है, C612। तो जब ये कंबाइन हुआ तो इनका मास माइनस ये मास करेंगे तो डेल्टा एम निकल जाएगा। तो इसको निकालो जरा, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा 3 इंटू इसका, तो इसका कितना दे रखा है 4.002608 माइनस इसका जो मास है। हाँ, अब इसका मास क्या होता है 1/12 ऑफ C612 एटम का मास होता है 1 AMU। मतलब इसका 12 हिस्सा कर दें तो 1 AMU का मास होगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा 12 AMU। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा 12। देखो जिसको AMU का डेफिनेशन क्लियर होगा वो समझ जाएगा कि इसका जो मास होता है ना वो 12 AMU के बराबर होता है, तभी तो इसका 1/12 1 AMU आता है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो यार मैं यहाँ पे भी जरा चीटिंग कर लेता हूँ, इतना भी टाइम नहीं कैलकुलेशन का। तो इसका भी जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा 0.00784 AMU। ठीक है, तो आप जरा इसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, B इंटू ई क्या हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 एंड द आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको पुट करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग आंसर ऑफ 7.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फाइनल बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसमें बाइंडिंग एनर्जी किसका पूछ रहा है, अल्फा पार्टिकल का ही पूछ रहा है। तो यार अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, ये 2He4। तो बस एक हिंट, हिंट भी जरूरत नहीं है यार, ऐसा ये कितने से बना है मिलके, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास डिफेक्ट, सॉरी आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी से पहले मास डिफेक्ट निकालना। तो यार कैसा होगा, 2 प्रोटॉन हवा में होगा 2 न्यूट्रॉन हवा में, दे डिसाइडेड दैट इफ विल कंबाइन टुगेदर विल फॉर्म अ स्टेबल अल्फा पार्टिकल। तो इनका मास 4 का मास माइनस इसका मास, दैट विल बी डेल्टा एम इनटू 931.5। आप इसको सॉल्व करना, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ और कमेंट में बताना कि यस सर वी हैव गॉट द आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन। ये अप्रॉक्स इसका आंसर जो आएगा वो 28.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी, नॉट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आप यार कमेंट में प्लीज बताना इसका आंसर आया कि नहीं, और आप इसको अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कुछ तो समझ आया। अब आते हैं, अब ये ग्राफ, अब ये ग्राफ यार अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे कहीं का भी, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये तो 90% चांस है कि ये ग्राफ आपका आएगा। अब ये ग्राफ किसके बीच में है ना, ये ग्राफ है मास नंबर,
या तो एटॉमिक मास आप बोल लो, बात वही होता है। मतलब जो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, एक्स जेड ए, तो ये ए के को हम लोग इधर ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ पे जो मास नंबर होता है उसको हम लोग इधर ले रहे हैं, और उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियस का जो BeN आया, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसको इधर ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है क्या होगा, ये ना एक तो सारा यूनिवर्स का जितना न्यूक्लियस है सबको कवर किया ये ग्राफ, ऊपर से बताएगा कि मैं आपको क्या बताया कि BN जिसका जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो इस ग्राफ से आइडिया लगेगा कि सबसे पीक का जो BN होता है ना वो Fe का होता है। तो इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है वो आयरन का है। मतलब उसको तोड़ने में जो बाइंडिंग एनर्जी लगेगा ना वो सबसे ज्यादा लगेगा, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ है क्या, ये इधर जो है वो एक्चुअल में स्टेबिलिटी का ही तो मेजर है, और इधर मास नंबर। तो इट इज द ग्राफ इंडिकेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये प्लीज आप इस ग्राफ को एज इट इज, क्योंकि मैं अभी जस्ट एनसीईआरटी देख के ड्रॉ किया हूँ, तो आपको करना क्या है एग्जाम में, पहले तो आप ये बनाना 2 4 6 8, इसका पहले एक डॉट डॉट लाइन खींचना 2 4 6 8 का, और ये इधर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये किस में है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 2 4 6 8 का जो स्केलिंग है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मास नंबर का फिर से 4 खींचना है, 50 100 150 200, चाहो तो आप 250 भी खींच सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है और 6 के ऊपर तक जाना है। तो 2 के नीचे से 6 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर से 6 के नीचे, फिर 6 के नीचे से, देखो यहाँ से 6 के नीचे से 8 से हल्का सा नीचे, फिर ये, फिर 8 के ऊपर, फिर 8 के नीचे। तो यहाँ 3 पीक बनता है। ये आपको थोड़ा सा करेक्ट बनाना है, ये आप बस देख लो कि 6 के ऊपर से 6 नीचे एक जाएगा, फिर यहाँ जाके 8 के नीचे से थोड़ा सा और नीचे जाएगा, फिर अगला पीक 8 के ऊपर, और उसका नीचे वाला 8 के नीचे आ जाएगा। ये 3 पीक आप ध्यान रखना। उसके बाद आप ऐसा कर्व करना, तो वो कर्व जो होना चाहिए ना वो 56 के लिए आया, एटॉमिक मास 56, तो वो 50 से ज्यादा इस रीजन में उसको आप एंटर कराना। और उसके बाद तो ऐसा करके आप इसको डाउन करना, और 200 से आगे जो 238 है वो यूरेनियम का होगा। तो ये जो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा न्यूक्लियस का बात हो रहा है। तो इधर जैसे सारे मास नंबर बढ़ रहा है ना, तो पहले देखो ड्यूटेरियम है, फिर ट्राइटियम है, फिर हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर। ये बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस, ये ग्राफ आ गया। और ये है फिर फेरस, और इधर अपना यूरेनियम। इसके आगे ज्यादा मत यहाँ पे मत ऐड करते रहना, वो इतने में भी आपको इतना बना दिया ना इस तरीके से, तो यार टीचर खुश हो जाएगा और आपको पूरा मार्क्स देगा इसमें, ठीक है। आपको ये बनाना है। तो इस ग्राफ का कुछ कंक्लूजन आता है, वो काम में प्लीज आपको मैं एनसीईआरटी के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप एनसीईआरटी देखना, आपको आराम से सब समझ आ जाएगा इस ग्राफ का। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन क्या मैं आपको बता दिया हूँ कि यूनिवर्स का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, फेरस, और इसका ना BN जो होता है वो 8.75 या 8.76 होता है। ये यहाँ पे जब ये जाता है ना ऐसा, तो ये मैं आपको देख के बताता हूँ, शायद 8.75 या 76 कुछ ऐसा है। हाँ 8.75 ये जो आता है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, आयरन का, ठीक है। दिस आयरन इज द मोस्ट स्टेबल। अब इस ग्राफ पे चलो ये ग्राफ आप लिख लो, इसका कंक्लूजन वहां जगह छोड़ो और वहां लिख लो फ्रॉम एनसीईआरटी, हाफ पेज आप छोड़ के, एंड इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी उठाना, नई एनसीईआरटी नेट में PDF मिल जाएगा, उसका कंक्लूजन 4-5 जो है सबको शॉर्ट अपने वर्ड में लिख लेना, क्योंकि ये बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यार न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ से इतना इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा ना कि यार एक एक क्वेश्चन आपको बनाने में खूब मजा आएगा, क्योंकि मेरे को आता है इसमें। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूज करना मतलब ऐड होना, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस स्पेस में है, उनको लग रहा है कि यार हम तो अनस्टेबल हैं, हम क्यों ना ऐड होके एक स्टेबल न्यूक्लियस बन जाए, तो उसी को बोलते हैं फ्यूजन। When two or more unstable nuclei combine to form a stable nucleus, this process is called nuclear fusion. तो A और B कंबाइन होकर क्या बना, C। तो कभी भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो एनर्जी तो रिलीज करेगा ही। तो एनर्जी कितना रिलीज करेगा उसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियस A है, एक B है और एक C है, और ये जा रहा है D में। ये 3 न्यूक्लियस मिलकर D बन रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 2, 2.5, 3.5 और 5, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि मास नंबर जो
एक्स जेड ए होता है ना, तो ए जो है वो दे रखा है 10, 20 और 22। तो ये तीनों अगर मिला तो उसका मैं इसीलिए नहीं दिया कि आप उसका लॉजिक लगा लो जरा कि यार एक में से 10 आया, एक में से 20, एक में से 22, तो यहाँ पे कितना 52 आया होगा, ये कितना हो जाएगा 52। तो अब मेरे को बताना है कि फाइंड एनर्जी रिलीज इन दिस फ्यूजन रिएक्शन, कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो देखो क्या करना है ना, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस ए को तोड़ोगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअल में ये न्यूक्लियस जो है वो तो कंबाइन हो रहा है, तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि पहले हम लोग इसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, सबका बाइंडिंग एनर्जी अपना निकाल लो। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा कि एक न्यूक्लियन को तोड़ेंगे तो 10 मतलब सॉरी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक को जब तोड़ेंगे तो कितना देना पड़ेगा 2, तो इसके पास 10 न्यूक्लियॉन्स है, तो तोड़ने के लिए कितना दे देंगे 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी बाई न्यूक्लियॉन होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 20 बाइंडिंग एनर्जी। इसका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करो, इसका आ जाएगा 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक विल गेट 77 आएगा। 35 इंटू 10 जो आएगा 35, फिर आएगा 70, हाँ 77, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा यार, 0 एक हाथ में, और 5 इंटू 5 26, 260। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, कि मेरे पास एक न्यूक्लियस ए है, एक बी है, एक सी है। अगर मैं ए को तोड़ूं, पूरा अलग अलग कर दूं, तोड़ ताड़ के पूरा एकदम ऐसा अलग अलग न्यूक्लियॉन्स कर देना है, तो मेरे को कितना एनर्जी देना पड़ेगा 20। बी को तोड़ दें, कितना देना पड़ेगा 50। सी को तोड़ दें 77, इतना देना पड़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब दोनों है, अगर टूटा तो उतना देना पड़ेगा, अगर बना तो उतना रिलीज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा हूँ इनके रिएक्शन के बीच में, कि मान लो ये जो रूम है इसमें ए बी सी न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इनको कंबाइन होकर डी बनना है, लेकिन ये बन नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ए को तोड़ दिया, कितना देना पड़ा 20। बी को तोड़ दिया, कितना देना पड़ा 50। सी को तोड़ दिया 77, तो मेरा कितना एनर्जी गया 147। अब जो टूटा हुआ न्यूक्लियॉन्स इस रूम में घूम रहा है, वो लोग ना दिमाग लगा रहे हैं कि यार वापस से अब हम ए बी सी नहीं बनेगा, अब हम कंबाइन होके क्या बनेंगे, अब हम डी बन जाएंगे। तो देखो कितना मस्त दिमाग लगा कि इनको तुम तोड़े तो तुमको कितना एनर्जी देना पड़ा 147, और तुम बस यहाँ खड़े होके देखोगे तो, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसा, कि वो जो टूटा हुआ न्यूक्लियॉन्स है वो मिल मिल के एक न्यूक्लियस बनाया, जो कि कौन है डी, इसी को तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो जब डी बना तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो तुम्ही को तो मिलेगा ना, क्योंकि तुम ही तो इस रूम में हो, तो तुमको कितना मिला 260। तो दिस इज बिजनेस। क्या हो गया कि हम इतना ही दिए थे और मेरे को इतना मिल गया, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ वही तो एनर्जी रिलीज है ना, कि इतना हम दिए इतना मिला, तो नेट एनर्जी रिलीज जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट एनर्जी रिलीज्ड। तो आपको क्या लगाना है दिमाग, कि ये बना तो ये हमको 260 दिया, ये हमको माइनस 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 मेरे लिए लॉस हुआ था, क्योंकि हमको इसको तोड़ना पड़ा था, ये गेन हुआ, तो टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस करो, -20 -50 -77, ये 147 हुआ था, तो 260 माइनस 147, तो ये आ जाएगा 113 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज। क्या आपको समझ आया, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन और है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। तो उससे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब फिजन भी क्या है, इसका उल्टा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, उसको लग रहा है कि यार स्टेबल नहीं है, चलो टूट जाते छोटे छोटे न्यूक्लियस में, तो टूटेगा तो कम से कम दो तो बनेगा ही। तो व्हेन एन अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस, हेवी मतलब बड़ा है इसलिए, व्हेन एन अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू और मोर स्टेबल न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो जैसे ए है, ये बी और सी में टूट जाए और कुछ एनर्जी रिलीज होगा ऑब्वियसली, तो इसको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन तो नहीं है, ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया न्यूक्लियर फिजन का। फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। अगर दो से ज्यादा जुड़ के एक बनाया फ्यूजन, अगर एक बड़ा दो से ज्यादा में टूट गया तो दैट इज फिजन। ठीक है, यूरेनियम, अब ये यार यहीं से तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है।
अब ध्यान से देखना, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है ना वो होता है अनस्टेबल। क्या है, U-92-236। अब ये अनस्टेबल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि यार टूट ही जाए। ठीक है, कि यूरेनियम का न्यूक्लियस को अगर देखेंगे तो इतना भी नहीं कि ब्रेक कर जाए। जैसा होता है ना यार कि किसी के साथ रह रहे हैं तो चलो जिंदगी किसी तरीके से काट लेंगे, वही हाल इसका यूरेनियम का है। ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकअप नहीं करेंगे, किसी तरीके से काम चल जाएगा। लेकिन अब एक न्यूट्रॉन आके इसके अंदर घुस गया, मतलब उन दोनों के बीच में एक तो ऐसे ही उनका अच्छे से नहीं चल रहा रिलेशन, कोई तीसरा इंसान आया और क्या भड़काना स्टार्ट दोनों को। ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि उसके बाद से तो यार खत्म, उसका तुम इसको बचा नहीं सकता, अब इसको टूटना ही पड़ेगा। तो यही स्टोरी याद रखना है कि यूरेनियम 92-235 अनस्टेबल है, लेकिन इतना भी नहीं कि टूट जाए। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको रिएक्शन को एक्साइट करने के लिए हम लोग एक न्यूट्रॉन को लाते हैं, एक बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जब इससे टकराता है ना तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन ऐड होगा तो 236 बन जाएगा, और ये यार डेंजर, ये जो होता है ये बन जाता है अनस्टेबल। ठीक है, ये जो है ये अनस्टेबल, ये इस इन ये दोनों मिलके ये बना। अब ये यार खत्म, इसको कोई नहीं बचा सकता है। ये टूटा बेरियम और क्रिप्टन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और आया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। लेकिन डेंजर क्या हुआ कि यार ये 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा जन्म दे दिया है। एक न्यूट्रॉन जो था वो इससे टकराया, बेरियम क्रिप्टन में किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टूट गया, स्टेबल हुआ, अच्छा बात है, एनर्जी भी मिला। लेकिन यार जो ये 3 न्यूट्रॉन आया ना, ये डेंजर हो गया। तो आपको कैसे डेंजर हुआ मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सोचो कि एक रिएक्शन से अपने को कितना एनर्जी मिलने वाला है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मान लो ये एक यूरेनियम है, इधर से न्यूट्रॉन भाई साहब आए, इसको तोड़ फोड़ के कितना एनर्जी बना दिए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब बेरियम क्रिप्टन, उसको डॉटर बोलते हैं जो बनता है, और जो ये वाला जो टूटता है उसको पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब छोड़ देता है। अब तुम ये देखो कि इस रिएक्शन से क्या होगा, ये यूरेनियम था अपना, ये न्यूट्रॉन था, तो यहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकला ना, 1 2 3, अब मान लो इन न्यूट्रॉन को खुला छोड़ दे दिए कि जा बेटा तू और अलग अलग यूरेनियम से टकरा। तो यार ये टकराया इधर का यूरेनियम, ये मान लो कोई और यूरेनियम, और ये कोई और यूरेनियम, तो ये 3 और रिएक्शन होगा। तो जब 3 और रिएक्शन होगा तो यहां से फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही रिएक्शन तो रिपीट होगा। तो अब यहाँ पे पहले 1 हुआ था तो 200 आया था, अब ये 3 न्यूट्रॉन जो निकला वो वापस से 3 के पास गया, तो ये 600 हो जाएगा, 200 इंटू 3। अब तुमको समझ आ रहा है क्या होने वाला है। अब इस वाले से दोबारा 3 निकला, इससे 3, इससे 3, तो 9 न्यूट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे आया 1 2 3, ये ऐसा। अब तुम सोचो ये अगर जाके 9 न्यूक्लियस से टकरा जाए, तो एक का टक्कर 200 देता है, तो 9 का अचानक से क्या देगा, 1800। अब 9 से दोबारा 3 और जन्म ले रहा है, तो 27 न्यूट्रॉन, फिर वो टकराया, फिर 27 इंटू 3। तो ये क्या है, यही है न्यूक्लियर बॉम्ब। मतलब एक बड़ा सा न्यूक्लियर, जैसे मान लो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस रूम में मैं छोटा सा कमरा में हूँ, यहाँ पे स्टूडियो वाला, इसमें आप एक इतना बड़ा न्यूक्लियस रख दो यूरेनियम का, और पता है वो सारा जो न्यूक्लियस है ना, वो ये होना चाहिए 92-235। तो अपने से वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सब अपना काम चला लेगा। और कहीं से एक फास्ट न्यूट्रॉन को इस रूम में आप डाल दो, क्या होगा, 1 3 9 27 करके विद इन सेकेंड्स ये पूरा का पूरा रूम और साथ में पूरा का पूरा शहर उड़ जाना है। सेकेंड्स लगेगा इसको होने में, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा ना वो बहुत फास्ट होगा। जो न्यूट्रॉन निकला कहीं ना कहीं जाके तुरंत न्यूक्लियस से टकरा, इधर 3 गुना होके अचानक से खत्म। दैट इज न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसका जो रेडिएशन होता है ना, वो तो यार मतलब सालों तक रह जाता है। ये जो बॉम्ब, ये तो जो डिजास्टर होगा वो होगा, लेकिन इनका जो रेडिएशन होता है, कई बार गामा रेज और बहुत ही डेंजरस डेंजरस रेज निकलता है। जैसे जापान में जो हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, उसमें क्या होता है, आज भी वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उनका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में जो रेज अभी भी उनको अफेक्ट कर जा रहा है।
तो बच्चे अभी तक वहां पे नॉर्मल जन्म नहीं ले पा रहे, मतलब मैक्सिमम जो चाइल्ड है ना वो एबनॉर्मल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बॉम्ब का इफेक्ट था ना वो अभी तक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो डेंजरस है इसके फॉर्म में। तो यही है अपना न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, और इसको अगर आप कंट्रोल कर लो, आप कंट्रोल कैसे करेंगे कि जो तीन न्यूट्रॉन निकला ना, उसमें से दो को ना आप अनइफेक्टिव कर दो। ठीक है, तो वो आप न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी एग्जाम में आता है, तो दो को अनइफेक्टिव कैसे करेंगे? जैसे मान लो तेज निकला, अब ना बीच में हैवी वाटर रख दो। हैवी वाटर का मतलब क्या होता है? D2O। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियर रिएक्टर का आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ, आप इसको बिंदास डायग्राम देखना, आपको सारा चीज समझ आएगा। तो पहला हम लोग यूज करते हैं हेवी वाटर, दैट इज D2O। इसको हम लोग मॉडरेटर्स बोलते हैं, दिस इज मॉडरेटर। तो ये क्या करता है ना कि जो तेज न्यूट्रॉन जा रहा है वो ना पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी जो है, अब D2O क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम वो है, तो H2O की जगह हम लोग D2O ले रहे हैं, तो वो ना थोड़ा सा भारी होता है। तो ये न्यूट्रॉन जब उनसे ज्यादा के टकराता है ना तो धीरे धीरे अपना स्पीड कम करने लग जाता है, तेज गया फिर इधर तो धीरे हो गया। तो अब वो न्यूट्रॉन ना अनइफेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, तीन था तो दो को ऐसा हेवी वाटर से पास करा दिए, तो वो दो जो है वो अनइफेक्टिव। उसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या करता है कि इस एब्जॉर्ब्स द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब्स द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, मतलब जो न्यूट्रॉन को तुम स्लो कर चुके हो ना उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले तुम स्लो करवा दिए फिर एब्जॉर्ब करा दिए, और मान लो कि तीन में से दो को एब्जॉर्ब करा ली तो बचा एक ही। तो दोबारा क्या होगा कि अगर मान लो ये अनइफेक्टिव हो गया तो दोबारा ये एक जाके टकराया तो फिर यहाँ से तीन निकलेगा, फिर उस तीन में से दो को एब्जॉर्ब कर लो तो फिर एक। तो ये रिएक्शन ना कंट्रोल वे में एक एक करके चलते रहेगा, और उसी से फिर हम लोग पावर प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो आप ना उसका डायग्राम देखना फिर से, मैं क्योंकि यार सारा चीज यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दूं कि उसके बेस जो एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर इस पे ही बेस्ड है, तो आप उसको आराम से समझ पाए। तो मैं आपको बता दिया कि उसमें हेवी वाटर मॉडरेटर यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स जो होता है वो ग्रेफाइट हो जाता है, ग्रेफाइट यूज करते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कूलेंट यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, और उसको एक ना मस्त पावर प्लांट बनाते हैं, जिसको थर्मल इंजीनियरिंग में भी वो आता है, ये पूरा सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगर कंट्रोल कर लिए तब तो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा उससे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर। एंड इफ इट रिमेन्स अनकंट्रोल्ड, छोड़ दिए भगवान भरोसे, तब तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, ये बन जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो ये बेसिक अपने पास न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल्स हुआ। ठीक है, और वैसे हाइड्रोजन बॉम्ब अब इस पे बेस नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब तो और डेंजरस होता है, इसमें तो फिर भी यूरेनियम थोड़ा सा हैवी है, उससे इतना एनर्जी बन रहा हो, हाइड्रोजन तो एकदम छोटा सा रहेगा, उससे खूब सारा एनर्जी होता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स यूज कर करके एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, ए जो है वो बी और सी में टूटा और सम एनर्जी, तो मेरे को निकालना है एनर्जी को। तो फिर से मैं क्या करूंगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले दोनों सबका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लूंगा। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा, तीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और 100 न्यूक्लियन है, तो ये कितना आ जाएगा, 300। इसका क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये 160, और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करो तो 290। हम्म, अब आप दिमाग लगाओ, टूटने कौन वाला है, ए, बनने कौन वाला है, बी और सी। तो आप अपने आप को इस रूम में इमेजिन करो, और आपको मैं ए न्यूक्लियस दे दिया, अब वो टूट नहीं पा रहा है, आप तोड़ दो, आप उसका हर न्यूक्लियन को अलग करके सेपरेट कर दो, तो आपका कितना एनर्जी जाएगा, 300। अब जो सेपरेटेड न्यूक्लियंस है ना, अब वो दोबारा ए नहीं बनेगा, कुछ पार्ट 40 न्यूक्लियंस मिलके बी बन जाएगा और 60 मिलके सी बन जाएगा, तो सारा न्यूक्लियंस अपना बन गया, तो बी बना और सी बना। तो हम तोड़ने में कितना दिए, 300, और जब बी बना तो मेरे को वापस कितना किया, 160, और सी बना तो कितना किया, 290। तो अगेन दिस इज बिजनेस। तो कितना एनर्जी हम बना लिया, हम बस तोड़ने का काम किए। तो देखो तो जरा कितना एनर्जी रिलीज हुआ,
तो एनर्जी रिलीज जो होगा तो अपने को मिला 160 प्लस 290 माइनस इतना हम दिए थे 300, तो जरा इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 450 माइनस 300, तो एनर्जी रिलीज कितना हो गया 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन फिजन का ऐसा जेई मेंस में आएगा वर्ड में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सब दिखाता हूँ कि किस तरीके का आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आंसर भी नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर बताना है। साफ साफ यहाँ पे सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, पेरेंट का डॉटर का, और 200 का जो मास नंबर था, मतलब ये 200 था मास नंबर मतलब न्यूक्लियन, ये 80 और 120 में ब्रेक हुआ है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो आपके ऊपर क्या क्या छोड़ा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी शायद आपके ऊपर छोड़ा था, 4 का आंसर बताना है और इस 7 का आंसर आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब ना वो जो पीक पीक था वो सब हटा दिया, मैं डायरेक्टली इसको अगर ऐसा बना दूं और इसमें मैं बोलूं कि यार z जो है वो x प्लस वाई में टूट रहा है, तो ये जो बड़ा सा न्यूक्लियस था ये टूटा y और x में, तो फाइंड एनर्जी रिलीज्ड। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है कि यार हमको क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो ये z का इधर जो है ये एक्चुअल में क्या है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का नंबर। तो इस z का न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या है, n1, और इस z का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है, E1। तो ये ग्राफ आपको बहुत अच्छा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए है यहाँ पे कि यार अगर ना आप किसी भी न्यूक्लियस का ये वाला नंबर दैट इज न्यूक्लियॉन एंड ये वाला नंबर दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ पे आपको लिखूं कि जरा बताओ तो यार बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z कितना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो इट इज E1 इंटू N1। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y कितना है, तो इट इज E2 इंटू N2, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x कितना है, तो इट इज E3 इंटू N3। ठीक है, तो इट इज E3 इंटू N3। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो है कौन टूटा है, z, किस में गया, x प्लस वाई। आप इमेजिन करो रूम में z को आप तोड़ दिए, तो z को तोड़ने में क्या देना पड़ेगा, तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, तो इतना आप दिए, x और y बना तो आपको इतना और इतना मिला, तो ओवरऑल आपको कितना मिला, तो ये प्लस ये माइनस ये, सो द फाइनल आंसर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू E2N2 प्लस E3N3 माइनस E1N1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यार ये भी ना आप ही करो। पता है इसको ना, ये 200 जो है ना वो दे दिया कि 200 इसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन्स का नंबर है, और x का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो 7.4 इंटू 200 कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा इसका। b का करना है तो ये इंटू ये, a का करना है तो ये इंटू ये, तो एनर्जी रिलीज इसका निकालना। तो फिर से तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर वीडियोस में कुछ वर्क मैं आपके ऊपर छोड़ूं कि आप सीरियसली लेके उसको सॉल्व करो। तो 9th क्वेश्चन भी आपके ऊपर है, तो अब तक 3 क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज एनर्जी। देखो ये वही ग्राफ है अपना, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए का। ठीक है, तो ये ग्राफ वही पीक वाला मैं छोड़ दिया, ऐसा मैं डायरेक्टली ऐसा बनाया। तो एक न्यूक्लियस अपने पास यहाँ पे ए है, बी सी डी ई एफ, कौन कौन सा एनर्जी रिलीज करेगा ये बताना है। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलके सी बन रहा है, तो क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा, पता है कैसे देखना है, अगर वो दोनों मिलके स्टेबल न्यूक्लियस बन रहा है तो पक्का एनर्जी रिलीज करेगा। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, मैं आपको क्या बताऊं, स्टेबिलिटी का एक ही मेजर है बी एन का बढ़ना। तो ए और बी जो मिल रहा है ना, उसके मिलने से जो बन रहा है उसका बीई एन अगर इन दोनों से ज्यादा है तो पक्का वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो तो जरा, ए और बी अगर मिल जाए और सी बने, तो ए और बी दोनों से ज्यादा किसका है, सी का बीई एन है, तो सी तो ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो एनर्जी रिलीज करेगा। सी अगर टूट के ए और बी में चला जाए, तो यार जो पहले से जो स्टेबल था जिसका बी एन ज्यादा था, वो अगर टूटे ए और बी में,
तो वो तो अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि बीईएन तो घट गया। बीईएन घटने की तरफ कभी नहीं रिएक्शन जाएगा, हमेशा